नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट, जदयू से विजय चौधरी विजेंद्र यादव ने भी ली शपथ। खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक, डीएम की टीएमसी के तेवर भी दिख रहे आक्रामक। महिला आरक्षण का मायावती ने किया स्वागत, का दलित व ओबीसी महिलाओं को अलग से दिया जाए आरक्षण। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत पर लगी रोक, 3 हफ्ते में देना होगा जवाब। लखीमपुर बवाल, 500 से अधिक उपद्रवी, 35-40 पुलिस वाले, रात में पुलिस पर हमला, रोता रहा पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी। चारधाम यात्रा में इस बार नई पहल, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए राज्यों में शुरू हुआ हेल्थ अलर्ट अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर सीतापुर से। शारदा सहायक नहर से युवक का शव मिला। अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से निकलवाया शव। शव पड़ा होने की सूचना से मौके पर जुटी लोगों की भीड़। शव की शिनाख्त कराने में जुटी स्थानीय पुलिस। बिस्वा कोतवाली इलाके का है शव बरामदगी का पूरा मामला। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक नहर में शव मिला है। शव पड़ा होने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से निकलवाया शव पड़ा होने की सूचना से मौके पर जुटी लोगों की भीड़। शव की शिनाख्त कराने में जुटी स्थानीय पुलिस। बिस्वा कोतवाली इलाके का है शव बरामदगी का पूरा मामला। शारदा सहायक नहर से युवक का शव मिला। अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से निकलवाया शव पड़ा होने की सूचना से मौके पर जुटी लोगों की भीड़। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से निकलवाया शव पड़ा होने की सूचना से मौके पर जुटी लोगों की भीड़। शव की शिनाख्त कराने में जुटी स्थानीय पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता रहे हैं। बिस्वा कोतवाली इलाके का है शव बरामदगी का पूरा मामला। शारदा सहायक नहर से युवक का शव मिला। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर से निकलवाया शव। खबर रेवाड़ी से है, जहां दिल्ली रोड स्थित श्री गणेश एग्रो कंपनी के कमरे के फर्श पर बुधवार को एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राजस्थान के कोटपुतली क्षेत्र के चैंचीपुरा निवासी 35 वर्षीय सुंदर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुंदर कुछ दिन पहले ही काम के सिलसिले में यहां आकर कंपनी परिसर के एक कमरे में रह रहा था। मौके पर पहुंचे डीएसपी सुरेंद्र शिवराण ने बताया कि कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर खून से लथपथ शव बरामद किया गया, जिसके पेट पर गहरे जख्म थे। एफएसएल टीम को बुलाकर जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये सुबह हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि ये श्री गणेश एग्रो कंपनी है। इसमें एक रूम में एक लड़का लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है और शायद उसकी डेथ हो गई है। तो इस सूचना पे पुलिस हमारी मौके पे आई, सीआईए टीम आई, एफएसएल टीम को बुलाया गया। डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया है। उसके शरीर पे पेट में कुछ जख्म है, तो अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो प्रथम दृष्टया से क्या लगता है सर आपको? देखिए, अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी है, वो भी देखी जा रही है। स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो क्या करता था यहाँ पे, क्या कहाँ का रहने वाले हैं? ये कोटपुतली के पास का रहने वाला है और कुछ दिन से यहीं आया था। ये लेबर का काम करता था यहाँ कंपनी में।
खबर देवघर से, जहां डीडीसी पीयूष सिन्हा के नेतृत्व में जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने प्रखंड व अंचल कार्यालयों का निरीक्षण, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। निरीक्षण के तहत जहां कार्यालय के अभिलेखों को बारीकी से जांचा गया, वहीं जन सुविधाओं सहित लंबित जन समस्याओं की वास्तविकता भी परखी गई। डीडीसी ने जिम्मेदारों को समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने पर जोर दिया। अधिकारियों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का आकलन भी किया। साथ ही आम लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जो भी प्रखंड कार्यालय है या अंचल कार्यालय है, तो उपायुक्त महोदय का एक डायरेक्शन है कि सभी ऑफिसर्स में जो प्रोसेसर हैं वो स्ट्रीमलाइन और जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो नियमावली बनी है, उस प्रकार से चलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि विभाग के स्तर से कई सारे विभाग आते हैं और कई सारा प्रतिवेदन मांगा जाता है, कॉम्प्लायंस मांगा जाता है, उसका शायद थोड़ा समय कॉम्प्लायंस नहीं हो पाता है, किसी न किसी प्रोसीजरल डिले के चलते। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव भादवा में दबंगों ने देश की सेवा कर लौटे एक सेवानिवृत्त आर्मी सूबेदार और उनकी बुजुर्ग माता पर जानलेवा हमला बोल दिया। आरोप है कि दबंगों ने दोनों को तब तक पीटा जब तक वे अधमरे नहीं हो गए और उन्हें मृत समझकर मौके से छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित सूबेदार मुकेश के अनुसार विवाद की जड़ बहुत मामूली थी। पीड़ित का खेत पड़ोसी के खेत से भौगोलिक रूप से थोड़ा नीचा है। हाल ही में हुई बारिश के कारण पड़ोसी के खेत की कुछ मिट्टी बहकर सूबेदार मुकेश के खेत में गिर गई थी। इसी बात को लेकर पड़ोसी पक्ष आग बबूला हो गया और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से सूबेदार और उनकी मां पर हमला कर दिया। आना ही पड़ता। 2 साल हो गए भाई साहब को रिटायर्ड हुए, ना वो लोग खेती करने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं। दबंग लोग हो रहे हैं गांव में। कौन लोग हैं? जीने नहीं दे रहे हैं। हम हमारे ही मतलब पड़ोसी हैं। बिरज कुमार, उनका बेटा दिनेश और उनकी वाइफ बीना और 2 उनके पोते हैं, अनिकेत और तुषार। किस थाने का मामला है जी? खुर्जा जंक्शन। मेरे साथ में मारपीट करी है, इसलिए। किसने मारपीट करी थी, क्या हुआ? मैं अपने खेत में लाख पूरा इकट्ठा कर रहा था, उस वजह से पूरा मारा है, मेरे को अधमरा किया। किन लोगों ने मारा पीटा? कौन लोग थे? बिरज कुमार, दिनेश, उसके पोते अनिकेत और तुषार ने। कहाँ के रहने वाले वो लोग? गाँव भादवा के हैं, पड़ोसी हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां गेहूं के सीजन में सीमावर्ती राज्यों के किसान भी अपनी उपज बेचने पहुंच रहे हैं। जिले की अलग अलग अनाज मंडियों में गेहूं बेचने पहुंचने वाले में यूपी के किसान भी मौजूद मिल रहे हैं। यहां रंजीतपुर अनाज मंडी से पुलिस ने 3 ट्रॉलियों को कब्जे में लिया है। अब पुलिस कलानौर बॉर्डर के पास किसानों के दस्तावेज चेक कर रही है। इस बॉर्डर पर अब 24 घंटे नाकाबंदी लागू कर आवागमन करने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही। चौकी प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि यह नाकाबंदी पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के निर्देशों के तहत की जा रही है। ये तो कई दिन से चल रही है। ये तो वैसे तो हमारा इंटरस्टेट नाका है ये यहाँ पे, और हमारे एसपी साहब के देशानुसार
अब यहाँ क्या है कि जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से गेहूँ आ रही है इधर हरियाणा में, तो उसको नहीं आने दे रहे हैं। उसका जिनका उस हमारे हरियाणा के लोगों की ज़मीन जमुना पार भी है, उनका पोर्टल देख के फर्क देख के उनको तो जाने देते हैं, नहीं तो सभी को वापस करा रहे हैं। 3 दिन तो लगातार चली रही हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे भी यूपी वाले उत्तराखंड वाले अपने वहीं बेचें अपनी गेहूँ, इधर ना बेचें। जैसे उच्च अधिकारियों के देश हैं उस अनुसार रायगढ़ जिले में अवैध कबाड़ के कारोबार और चोरी के स्क्रैप के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए रायगढ़ पुलिस ने कमर कस ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस प्रशासन और जीएसटी विभाग ने संयुक्त रूप से उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ अहम महत्वपूर्ण बैठक की। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में जिले के प्रमुख उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्योगों में खपने वाले अवैध स्क्रैप की चेन को तोड़ना और प्लांटों की जिम्मेदारी तय करना था। अवैध रूप से कबाड़ का व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस की ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र में अवैध रूप से कबाड़ के व्यवसाय को रोकने के लिए जो उद्योग है उसके मालिकों और पदाधिकारियों की आज मीटिंग ली गई है। मीटिंग में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको अवैध रूप से व्यवसाय को रोकने के संबंध में डूज और डोंट्स समझाए गए हैं और उनको क्या करना चाहिए, अवैध रूप से जो व्यवसाय कर रहे हैं कबाड़ का उसको कैसे जानें और उसकी सूचना कैसे दें। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा खुलकर सामने आया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सीएमओ कार्यालय के बाहर घुटनों के बल बैठ गए और राम नाम का पाठ करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके पास समय नहीं है, गरीब की आवाज सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन हम इंतजार करेंगे उनका। हम अपना ज्ञापन उनको सौंप के जाएंगे। हमारी जो मांग है आज का जो हमारा प्रदर्शन है, ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। पिछले दिनों में हमने आरटीआई के माध्यम से ये पता किया कि कितनी वैकेंसीज यहाँ हैं और कितना स्टाफ है, तो हमें पता लगा कि 50% से ज्यादा वैकेंसीज हॉस्पिटलों में खाली पड़ी है। पूरे जिले के हमारे यही हालात हैं, चाहे सीएचसी हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे हमारे मेन सरकारी अस्पताल हैं, सभी के अंदर 50% से ज्यादा वैकेंसी खाली है। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का बहुत ही शांतिपूर्वक वुमन चेन बना करके हम अपना रोष जता रहे हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां बारिया चौकी पुलिस ने मवेशी तस्कर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। पुलिस ने आरा सरना पारा ग्राम के पास से पिकअप वाहन से मवेशी तस्करी की सूचना पर छापेमारी की, जहां पुलिस को देखते ही तस्कर पिकअप वाहन लेकर भागने लगे। इस दौरान पिकअप वाहन खेत में फंस जाने से ड्राइवर मवेशी से भरा वाहन छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को कब्जे में ले लिया। आरोपी आबिद खान की घेराबंदी कर पुलिस ने सीतापुर रोड अंबिकापुर से हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी मालिक पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में देर रात एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। गोरमी थाना क्षेत्र के पोरसा रोड स्थित अरुण उपाध्याय के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे शोरूम से धुआं और
आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग तेजी से फैलकर शोरूम के ऊपर बनी 3 मंजिला इमारत तक पहुंच गई। इमारत में मौजूद लोग आग और धुएं की चपेट में आ गए। इस हादसे में सुनीता देवी की दम घुटने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनका बेटा और नाती गंभीर रूप से झुलस गए और धुएं के कारण उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ऊपर फायर के एक साथ ही चढ़ा हुआ है। गेहूं की फसल में हाई वोल्टेज लाइन से 3 जगह आग, कई बीघा फसल जलकर राख। खबर सीतापुर से है, जहां पिसवा थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली लाइन से 3 अलग अलग स्थानों पर आग लगने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हाई वोल्टेज लाइन डखिया खुर्द से बमभोला होते हुए चौकनिया गांव तक जाती है। बताया गया कि बुधवार डखिया खुर्द में कटाई करते समय यूकेलिप्टस का पेड़ हाई वोल्टेज लाइन पर जा गिरा। इससे बिजली के तार आपस में टकराने के बाद तेज स्पार्किंग करते हुए टूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। तारों से निकली चिंगारी गेहूं की फसल पर गिरने से आग लग गई। हालांकि ग्रामीणों ने तुरंत आग पर काबू कर लिया। वहीं बम्बोला गांव में तार टूटकर खेतों में गिरने से तेज हवा के चलते आग फैल गई और करीब 8 बीघा गेहूं और 1 बीघा गन्ना की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाई। वहीं आग की तीसरी घटना चौकनिया गांव में हुई, जहां करीब 1 बीघा गेहूं की फसल जल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। लेखपाल ने के अनुसार आकलन कर किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। दूसरी तरफ बिजली विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां जनगणना 2027 के कार्यों में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ी नाराजगी जताई है। देर रात जिला आपदा कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी HLB से जुड़े सभी कार्य 18 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जनगणना के प्रथम चरण के कार्य 25 अप्रैल से 5 मई के बीच अनिवार्य रूप से पूर्ण करने को कहा गया है। देखिए, जनपद में जो सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगे 25 तारीख से जो हमारी हाउस काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी सेंसस की, उसको लेकर सभी चार्ज ऑफिसर्स की, SDMs की और नगर निगमों की बैठक की गई थी। जो प्रगति है उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं और साथ ही ट्रेनिंग जो हमारे एन्यूमरेटर्स की, सुपरवाइजर्स की होनी है, उसका प्लान बनाया गया है। सभी अधिकारियों को सेंसस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संवेदनशीलता के साथ और सिंसियरिटी के साथ कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन दिए। देहरादून में 87वीं इंटर स्टेट जूनियर व यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और खेल भावना के साथ प्रदर्शन करने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड खेलों की मेजबानी के लिए तेजी से खुद को विकसित कर रहा है और
यहाँ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 100 से अधिक पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इस तरह के आयोजनों से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उत्तराखंड खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। थोड़ा आगे आ जाइए बच्चों, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। आपका कीमती वक्त देने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। देखिए यहाँ पर 87 इंटर स्टेट जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस की चैंपियनशिप हो रही है। मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। टेबल टेनिस संघ महासंघ का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य को इसकी मेजबानी का अवसर दिया है और हमारा राज्य अब खेलों की दृष्टि से और खेलों की मेजबानी की दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, शानदार आयोजन हुआ, उसका एक अनुभव पूरे देश के खिलाड़ी लेकर गए। इसके साथ साथ अब जो हमारी आइस रिंग बनी है उसमें राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होगी। टेहरी जो हमारी लेक है उसमें पूरे वर्ष भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो रही। राफ्टिंग के कई क्षेत्र हमारे डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो शिवपुरी का क्षेत्र हो, चाहे वो टनकपुर बूम का क्षेत्र हो। शारदा और काली में बड़ी संख्या में आज जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं हर दृष्टि से। और यहाँ का चाहे देहरादून का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर कुपुर का हो, हल्द्वानी का हो या पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे अलग अलग स्थानों पर सभी जगह पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। और इस बार के जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन थे उसमें हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक उपलब्धि राज्य के लिए प्राप्त की थी। हमारे खिलाड़ियों का मनोबल नवोदित उदयमान आने वाले भविष्य के जो खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है और देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ेगी। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 4 दिन समय बाकी है। 19 अप्रैल से यात्रा का विधिवत आगाज होगा और इसी दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में हरिद्वार से लेकर पर्वतीय जिलों तक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ऋषिकुल मैदान में 20 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। प्रशासन का फोकस इस बार यात्रा को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने पर है, जिसके लिए ट्रैफिक, पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाएं और भीड़ प्रबंधन को लेकर विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। डीएम ने बताया कि व्यापारियों, होटल संचालकों और अन्य हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें कर समन्वय स्थापित किया जा चुका है।
ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की व्यवस्था न हो। प्रशासन का दावा है कि इस बार बेहतर प्रबंधन के साथ श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। हमारे जनपद में हरिद्वार में ऋषिकुल में एक हम व्यवस्था बना रहे हैं जहाँ पर पूर्व वर्ष की भांति 20 काउंटर्स लगाए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, और उसके बाद यात्री रजिस्ट्रेशन करा के आगे अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ ही वहाँ पर ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी के लिए हेल्प डेस्क और साथ ही स्वास्थ्य चेकअप आदि की सुविधाएं भी हैं। देखिए, इसमें पूर्व वर्षों की भांति 20 काउंटर लगाए जा रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बढ़ाया भी जाए। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो होटल एसोसिएशन हो, व्यापार हो या फिर हमारे जो टैक्सी और अन्य जो भी व्हीकल्स के हों, उन सभी के साथ ARTO और सिटी मजिस्ट्रेट, इसके साथ ही जो भी LPG का जो अभी स्थिति है उसको लेकर भी बैठक की गई है। खबर लश्कर से है। लश्कर पुलिस ने भोगपुर में हुई ब्लाइंड मर्डर का 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। हत्यारोपी को चोरी के सामान और हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी पेचकस के साथ गिरफ्तार किया गया। SP देहात शेखर सवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 12 अप्रैल को भोगपुर मंदिर के केयर टेकर राजवीर पुत्र पाला निवासी गोधाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर की हथौड़ी से वार कर हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने हत्या के बाद मंदिर से इन्वर्टर और चढ़ावे के 200 रुपये चुराए। पास के दूसरे मंदिर से भी एम्पलीफायर चोरी किया। दोनों मामलों के कोतवाली लक्सर पर पंजीकृत किए गए। SSP हरिद्वार के निर्देश पर SP देहात और CO लक्सर ने नेतृत्व में टीम गठित की गई। CCTV फुटेज और मैनुअल पतारसी सुरागरसी से आरोपी की पहचान हुई। ये यहाँ क्यों आया था बता रहे हैं मुझे? ड्राइवर है, आया था काम मांगने। तारीख की सुबह को जो थाने को सूचना मिली, भेकमपुर चौकी क्षेत्र में एक गांव में मंदिर है, मंदिर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने इमीडिएट रिस्पॉन्स किया। हमारे CO लक्सर साहब FSL के साथ वहां पहुंचे हैं तो तय था कि मर्डर है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई थी। साथ ही ये भी तथ्य मिले कि उस मंदिर में और उसके बगल वाले मंदिर में कुछ सामान चोरी भी हुआ। तो ये तय था कि चोरी की नीयत से आया हुआ या आए हुए व्यक्तियों ने उस व्यक्ति का मर्डर किया है। एक ब्लाइंड केस था जहाँ कोई इनपुट नहीं, कोई सर्विलेंस भी हमारे काम नहीं कर पाता था। तो थाने ने हमारे CO साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी लगातार, जिसने कई जगह CCTV जो लोकल थे उनसे पूछताछ, ये सब लगातार। खबर गुरुग्राम से। आप सांसद के ठिकाने पर ED की रेड। दिल्ली मुख्यालय की टीम ने की छापेमारी। टेंट कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा। आप सांसद अशोक मित्तल संचालित कराते हैं संस्थान। DLF साइबर पार्क बिल्डिंग के विभिन्न टावर्स में है ऑफिस। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप सांसद के ऑफिस में ED की रेड। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा।
आप सांसद अशोक मित्तल संचालित कराते हैं संस्थान। डीएलएफ साइबर पार्क बिल्डिंग के विभिन्न टावर्स में है ऑफिस। आप सांसद के ठिकाने पर ईडी की रेड। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मुख्यालय की टीम ने की छापेमारी। टेट्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा। टेट्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा। दिल्ली मुख्यालय टीम ने मारी रेड। आप सांसद अशोक मित्तल संचालित कराते हैं संस्थान। डीएलएफ साइबर पार्क बिल्डिंग के विभिन्न टावर्स में हैं ऑफिस। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप सांसद के ठिकानों पर ईडी की रेड। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र की पीड़िता ने एक वन दरोगा पर शादी का झांसा देकर यौन का आरोप लगाया था। इस मामले में उभाव थाना पर मुकदमा दर्ज है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एसओ और क्राइम इंस्पेक्टर चार्जशीट लगाने के लिए वन डे डिमांड कर रहे हैं। पीड़िता ने कॉल रिकॉर्डिंग के साथ डीआईजी से शिकायत की थी। मामले की जांच के बाद एसपी ओमवीर सिंह ने क्राइम इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया था। अब एसपी ने एसओ संजय शुक्ला को निलंबित कर दिया है। एसपी ने उभाव थाना का प्रभाव दिनेश पाठक को दिया है। मामला ये है कि मतलब पहले हमारे एक दरोगा जी से मटर का शादी करे थे। उसके लिए क्या यहाँ दिए थे हम, तो यहाँ से मुकदमा दर्ज हुआ था। वो जेल भी गए हैं, लेकिन वहाँ के जो संजय शुक्ला जी हैं और उभाव थाने पे क्या बोला है उन्होंने? वो वहाँ से मलिक सर फ़ोन करके मुझे यही कह रहे हैं बार बार कि आपकी चार्जशीट लगा दी जाएगी, लेकिन आपके पक्ष में हम सारा मतलब मैटर है जो कर देंगे। आप एक बार आके हमसे मिलेंगे, उसके बाद ही आपकी चार्जशीट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। टेट्रा कॉलेज ऑफ आप सांसद के ठिकाने पर ईडी की रेड। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मुख्यालय की टीम ने की छापेमारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। टेट्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा। टेट्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से बता रहे हैं। आप सांसद के ठिकाने पर ईडी की रेड। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा। आप सांसद अशोक मित्तल संचालित कराते हैं संस्थान। आप सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की रेड। डीएलएफ साइबर पार्क बिल्डिंग के विभिन्न टावर्स में है संस्थान। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। आप सांसद के ठिकाने पर ईडी की रेड। दिल्ली मुख्यालय की टीम ने की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। टेट्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। ईडी की रेड। टेट्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली मुख्यालय ईडी टीम ने आप सांसद अशोक मित्तल संचालित कराते हैं संस्थान। डीएलएफ साइबर पार्क बिल्डिंग के विभिन्न टावर्स में है ऑफिस। आप सांसद के ठिकाने पर ईडी की रेड। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मुख्यालय की टीम ने की छापेमारी।
टेट्र कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा। टेट्र कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी छापा। आप सांसद अशोक मित्तल संचालित कराते हैं संस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। ईडी की रेड। डीएलएफ साइबर पार्क बिल्डिंग के विभिन्न टावर्स में ऑफिसों में ईडी की रेड। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। आप सांसद के ठिकाने पर ईडी की रेड। दिल्ली मुख्यालय की टीम ने की छापेमारी। टेट्र कॉलेज ऑफ बिजनेस पर हुई छापेमारी। भारत की जनगणना 2027 को ऐतिहासिक बनाने और इसे पूर्णतः डिजिटल रूप देने की दिशा में गुरुग्राम प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिलावासियों को स्वर्गीय गणना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि जनगणना 2027 देश की पहली ऐसी जनगणना होगी जो पूरी तरह डिजिटल होगी। गुरुग्राम के नागरिकों के लिए स्वर्गीय गणना की सुविधा 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान नागरिक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं अपनी जानकारी सरकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। सोच सकते हैं हमने सेंसस, इन्होंने जो डिपार्टमेंट है सेंसस कमिश्नर का, उन्होंने सारी इवेंचुअलिटीज उसमें ऐड कर दी हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चंस हैं, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके आंसर जो है वो मल्टीपल चॉइस है और हमने हर तरीके का इसमें प्रोविजन इंक्लूड किया है। जैसे टाइप ऑफ ऑनरशिप ऑफ हाउस का अगर हम ले, जैसा आपने सवाल पूछा, उसमें एक है सेल्फ ऑन्ड, एक है रेंटेड बट नॉट ऑन्ड। कुछ ऐसे हमारे केसेस भी होंगे जिसमें वो व्यक्ति गुरुग्राम में तो रेंट पे रह रहा होगा बट उसका मालिकाना हक वाला घर कहीं और होगा, तो उसमें ऐसा है कि रेंटेड बट एल्सवेयर ऑन्ड, ये ऑप्शन भी उसमें है। तो जो हम कंडीशनैलिटी सोच सकते हैं, हमने सेंसस, इन्होंने जो डिपार्टमेंट है सेंसस कमिश्नर का, उन्होंने सारी इवेंचुअलिटीज उसमें ऐड कर दी हैं। तो सिटीजन्स को किसी भी तरीके से उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। यात्रा शुरू होने से पहले वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों को लेकर बेहद कड़ाई बरती जा रही है। हरिद्वार में अब तक 899 वाहनों की गहन तकनीकी जांच के बाद उन्हें यात्रा के लिए अधिकृत ग्रीन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं वाहनों को पहाड़ी मार्गों पर जाने की अनुमति दी जा रही है जो तकनीकी रूप से पूरी तरह फिट हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभाग ने अतिरिक्त टीमें और काउंटर तैनात किए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि यदि वाहन सभी मानकों पर खरा उतरता है तो चालक को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। खबर अंबाला से है, जहां छावनी के डेहा मंडी व दीना की मंडी आदि इस्लाम एरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में 100 से अधिक ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने कॉम्बिंग करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कागजात न दिखा पाने वाले 5 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही नशा बेचने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। अभियान के तहत पुलिस ने घर घर चेकिंग करते हुए लोगों से नशे का सामान बेचने वालों की जानकारी देने वालों के नाम की गोपनीयता बनाए रखने का आश्वासन भी दिया। थाना प्रभारी धर्मवीर ने बताया कि चेकिंग अभियान रूटीन का हिस्सा है। चोरी की वारदातों सहित नशा कारोबार पर अंकुश बनाए रखने के लिए पुलिस समय समय पर चेकिंग करती रहती है। माननीय पुलिस अधीक्षक अम्बाड़ा के दिशा निर्देशानुसार लाइन से फोर्स लेकर और चौकी इंचार्ज हाउसिंग बोर्ड और पुलिस स्टेशन अम्बाड़ा कैंट की फोर्स के साथ कॉम्बिंग की गई है, जिसमें हमने चोरी की वारदातों को देखते हुए कॉम्बिंग की गई है और नशा की भी काफ़ी शिकायत थी, उनको चेक किया गया है और हमने दौरान चेकिंग 5 व्हीकलों को बिना नंबर प्लेट इम्पाउंड किया गया है
और जो नशा बेचने वाले हैं उनको भी हिदायत की गई है कि अगर कोई भी नशा बेचता पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं व 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी किया। इस बार भी दोनों परीक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारने में कामयाबी हासिल की है। 12वीं का रिजल्ट पिछले 16 सालों में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहा है। हाई स्कूल परीक्षा में पन्ना के गुनोर सरस्वती ज्ञान मंदिर की छात्रा प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप करते हुए 500 में से 499 अंक हासिल किए। इसी तरह हायर सेकेंडरी में वाणिज्य समूह की खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने मेरिट में जगह बनाई है। इस बार जनजातीय जिलों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। परिणाम जारी करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बच्चों के साथ साथ माता पिता परीक्षा की तैयारियों में जुटते हैं। उन्होंने कहा कि पहले एक ही परीक्षा हुआ करती थी, जिससे असफल होने पर पूरा साल खराब हो जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया। यह परीक्षा परिणाम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की नई गाथा पेश कर रहा है। राज्य भी हो सकता है इस दिशा में आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूँ और खास करके परीक्षा परिणाम की तरफ भी अगर देख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद आ रहा है, ये गौरवशाली तस्वीर पेश कर रहे हैं इसके कारण से कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की एक नई गाथा पेश कर रहे हैं। ये 5 कारणों से मैं कह रहा हूँ। इसका सबसे पहला कारण है और ये सुखद और गौरवशाली जनजातीय जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बच्चों ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सबने अभाव कठिनाई थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी, लेकिन जो क्षमता योग्यता वो किसी प्रकार से कम नहीं है। उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ। दूसरा एक और बड़ा कारण है, उसे सेकंड एग्जाम की एक सुविधा उपलब्ध कराते हैं। देश में गिने चुने राज्यों में ये व्यवस्था है। कई राज्यों ने तो पूरे एग्जाम की भी व्यवस्था नहीं करी, कुछ सब्जेक्ट में दोबारा एग्जाम कराते हैं। कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत ही नहीं करी। मध्य प्रदेश उन गिने चुने राज्यों में है जिन्होंने सेकंड एग्जाम का प्रोविजन रखा, पूरे विषयों पर एग्जाम की व्यवस्था की और हम अभी 5 मई के बाद उसमें जाने भी पाते हैं। तो जो बच्चे अगर किसी कारण से असफल हो गए, मुझे लगता है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो आगे आने वाले समय उनका अवसर है कि वो द्वितीय परीक्षा के बाद फिर एक बार इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुरा मार्ग पर एक प्लाट में खड़ी कार में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि यह कार मोहल्ला बटवाल निवासी जुबैर अहमद की है, जिससे अज्ञात कारणों के चलते आग ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। जिम्मेदारों ने पूरे मामले की गहन पड़ताल शुरू कर दी है। बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाए गए कैंप में बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए थे, लेकिन अब जांच के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल बनभूलपुरा इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के कैंप के दौरान करीब 7,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। नगर आयुक्त परितोष वर्मा के अनुसार जब इन आवेदनों की स्क्रूटनी की गई तो सामने आया कि कई आवेदकों के पास पहले से ही मकान मौजूद हैं। जांच के दौरान गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब कार्रवाई के डर से लोग खुद ही अपने आवेदन वापस लेने लगे हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि आवेदकों द्वारा पहले शपथ पत्र भी दिया गया था, लेकिन अब कई लोग स्वयं सामने आकर यह स्वीकार कर रहे हैं कि वह पहले ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले चुके हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि जो भी लोग गलत तरीके से आवेदन किए हैं वे खुद आगे आकर अपने फार्म निरस्त करवा सकते हैं। जो पात्र हैं उनके आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल नगर
निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि केवल पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा, जबकि गलत तरीके से आवेदन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में कैंप लगाए गए थे और लगभग 7,000 आवेदन हमें प्राप्त हुए थे PMAY के। अभी जो 6 टीमें हैं वो फील्ड पे सत्यापन का कार्य भी कर रही हैं। कुछ प्रकरण इस तरह से संज्ञान में आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फॉर्म भर दिए गए थे और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जानकारी के अभाव में उनके द्वारा फॉर्म भर दिए गए और उनके पास अन्यत्र कहीं भवन है, तो उनके द्वारा उन जो फॉर्म भरे गए हैं उनको निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। ऐसे भी मामला संज्ञान में आया है कि कहीं पूर्व में सरकारी योजनाओं का लाभ उन्होंने लिया था। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने आगामी चुनावों में भाजपा की पुनः जीत का दावा किया है। कुंवर जपेंद्र का कहना है कि 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद निरंतर विकास की गाथा लिखी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार 12,000 करोड़ की लागत वाले दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत व झलक पाने के लिए बिना बुलाए प्रदेश के कोने कोने से आई जनता को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि देश का नेतृत्व बेहतर हाथों में है। प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड राज्य भी युवा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते यह साफ है कि यह हर चुनाव में भाजपा ही विजय कर परचम लहराएगी और विपक्षियों को धूल चटाने का काम करेगी। जिस तरह से 2014 के बाद से निरंतर देश में विकास की एक गाथा लिखी जा रही है, उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून एलिवेटेड हाईवे जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर के रूप में विख्यात हो रहा है, उसके शुरुआत के रूप में कल हमने देखा कि किस तरह से पूरा शहर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उमड़ा। उत्तराखंड के कोने कोने से बिना बुलाए जनता अपने आप आई। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। गढ़वाल के श्रीनगर में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति परिवारों को मिष्ठान के रूप में गुड़ वितरण किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस कार्यक्रम के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं और पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज घड़ियाल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सामाजिक सरोकार नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया राजनीतिक गुड़ वितरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया और अब वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि मिस्त्री मोहल्ला, टमटा मोहल्ला समेत कई क्षेत्रों में लोगों को कतार में खड़ा कर गुड़ के पैकेट बांटे गए, जो सम्मान नहीं बल्कि राजनीतिक प्रदर्शन है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की भ्रम फैलाने वाली राजनीति बताया है। भाजपा मंडल महामंत्री एवं पार्षद शुभम प्रभाकर ने कहा कि यह कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती पर श्रद्धा और सम्मान के रूप में आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर यह पहल की गई। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्यक्रम को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है, जिससे यह मुद्दा अब क्षेत्र में राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। और जयंती पर सभी प्रदेशवासी, सभी देशवासी जो है इस बहुत हर्षोल्लास से इस जयंती को मना रहे हैं और सबका मकसद एक ही है। मकसद ये है कि समाज में एक रस्ता रहे, समाज में एकजुटता रहे और सभी समाज के लोग इस देश का जो संविधान है उसका सम्मान करें। और इसी वजह से हम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज यहाँ पे एकत्रित हैं, माल्यार्पण किया और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड। नहीं देखो, गुड़ बांटना अच्छी बात है, लेकिन क्या है, ये राजनीतिक गुड़ है। इस परिवारों को हमेशा लाइन में खड़ा करना है। और पहले एक बात और बता दूं मैं कि जो आज यहाँ पर जब हमारी जयंती मनाई जा रही है तो यहीं पर गुड़ क्यों बांटा गया?
नहीं बांटा जाना चाहता यहाँ पर, क्योंकि किसी न किसी तरह से ये थे कि ये भीड़ जो है इधर उधर जो है बिखर जाए, तितर बितर हो जाए, तो ये भी है, कई चीज़ें हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है, कोई क्लियर तो मुझे भी नहीं है, पर जब मैंने वहाँ पर पूछा ये कौन बांट रहा है, उन्होंने कहा मंत्री जी के द्वारा जो है ये के द्वारा जो है आज जो है भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर जितने भी हमारे भाजपा श्रीनगर मंडल के अंतर्गत जो भी हमारे बूथ हैं, उन बूथों पर जो है जितने भी हमारे अनुसूचित परिवार हैं, उन सभी को परिवारों को जो है मिष्ठान के रूप में जो है यहाँ पे जो है गुड़ का वितरण किया जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सिख समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। प्रतिनिधि मंडल ने नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा सहित कई प्रमुख सिख समाज के प्रतिनिधि शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी और सिख समाज के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी, जिससे यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी। सरकार तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम धामी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड में कनेक्टिविटी, पर्यटन और विकास परियोजना पर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर राज्य के विकास का नया द्वार साबित होगा, जिससे पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिससे उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत पहचान मिलेगी। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का